हेलो बच्चों, आज हम सभी इस वीडियो में अपनी 10वीं क्लास की मैथमेटिक्स का पहला जो चैप्टर है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, आज हम इसी का एमसीक्यू करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं सारे बच्चे। तो सबसे पहला प्रश्न है कि रूट में 2 है 1, तो रूट 2 कैसी संख्या है ये हम सभी को बताना है। तो मैं आप सारे बच्चों को बता दूं कि रूट 2 जो है एक अपरिमेय संख्या मानी जाती है। इसका रीजन ये है कि सारे बच्चे अगर रूट 1 होता तो इसका मान 1 हो गया, तो हम यहां पर कहेंगे परिमेय, यानी कि अगर रूट से बाहर निकल जा रहा है तो हम उसे परिमेय कहेंगे। लेकिन अगर रूट में ही रह रहा है और ये बाहर नहीं आ रहा है सारे बच्चे, तो हम यहां पर सारे बच्चे इसे बोलेंगे अपरिमेय। ठीक है, तो ये रूट 2 अपरिमेय हो जाएगा। लेकिन मैं इसी पर एक और प्रश्न कर दूं कि यहां रूट में 9 है, तो ये कैसी संख्या होने वाली है। तो रूट 9 का मान 3 होता है, तो यहां रूट से बाहर आ गया, इसलिए आप यहां पर भी परिमेय कहिएगा। ठीक है, यहां भी परिमेय संख्या हो जाएगा, यानी रूट 9 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 9 का वर्गमूल सारे बच्चे कितना होता है, 3 होता है। लेकिन अगर यहां पर कह दिया जाए कि रूट में 5 कैसी संख्या है, तो ये आप नहीं बता पाएंगे। यहां पर रूट 5 जो है इसे आप बाहर करने की कोशिश करेंगे रूट से, तो ये बाहर नहीं हो पाएगा। अगर 5 का वर्गमूल भी बनाकर आप देखेंगे तो उसका जो दशमलव प्रसार होता है अशांत अनावर्ती होता है। इस वजह से सारे बच्चे यहां पर हम इसे रूट 5 को अपरिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, अपरिमेय संख्या। लेकिन फिर मैं आप सारे बच्चों को अगर ये सवाल पूछूं कि रूट में 16 है और ये कैसी संख्या है, तो आप जरा सोच के बताइए कि रूट 16 परिमेय हो सकती है कि अपरिमेय हो सकती है। ठीक है, तो रूट 16 का मान आप बता सकते हैं कि इसका मान 4 होगा, तो रूट से बाहर आ जा रहा है, इसलिए आप इसे परिमेय कहिएगा। तो ये रूट 16 एक परिमेय संख्या है। उसी तरह से अगर हम पूछ दे कि रूट में 17 कैसी संख्या है, तो आप सभी को पता चल गया होगा कि रूट 17 रूट से बाहर नहीं आ पाएगा, इसलिए हम रूट 17 को अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो आपने देखा कि कौन परिमेय हो जाएगा और कौन अपरिमेय हो गया। यानी रूट में कोई भी अगर संख्या दी जाए, अगर रूट से बाहर चली जा रही है तो आप समझ लीजिए कि वो परिमेय है। अगर रूट में ही रह जा रही है तो वो आप समझिएगा कि अपरिमेय संख्या है। तो आई होप कि आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस पहला क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए रूट यानी कि अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो भी देख लिया जाए। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, यानी हम लोगों को अपरिमेय संख्या यहां पर बतानी है। तो अपरिमेय संख्या इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उन चारों में से देखना है कौन हमारा अपरिमेय है। ठीक है, तो यहां पर -9/√16 है, तो -9 के -9 और 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, यानी रूट से बाहर चला गया, तो ये तो परिमेय संख्या हो जाएगी, यानी -9/4 परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन यहां रूट में 3/5 जो दिया हुआ है यह रूट से बाहर नहीं आ पाएगा, इसलिए आप इसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। कैसी संख्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। तो आप इसे याद रखेंगे, ये अपरिमेय संख्या है रूट में 3/5। उसी तरह से यहां पर रूट में 1/100 है, तो ये पूछी जाए कि ये कैसी संख्या, परिमेय की अपरिमेय, तो आप सारे बच्चे यहां ध्यान दें, 1 का वर्गमूल 1 होता है और 100 का वर्गमूल 10 होता है। ये रूट से बाहर निकल जा रहा है, इसलिए आप इसे परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, आप इसे परिमेय संख्या कहेंगे। यहां पर अगर आप देखिए तो 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा। ठीक है, और 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा, तो यह भी रूट से बाहर चला आ रहा है, इसलिए आप इसे भी परिमेय संख्या कहेंगे। तो आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि अगर कोई रूट में ही रह जा रहा है तो हम उसे अपरिमेय कह दे रहे हैं, अगर कोई रूट से बाहर आ जा रहा है तो हम उसे परिमेय कह दे रहे हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर बी नंबर होनी चाहिए। तो आई होप कि दूसरा क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम चलेंगे अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। तो तीसरा प्रश्न क्या कहता है सारे बच्चे उसे भी देख लेते हैं
तीसरा प्रश्न है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड हमसे पूछी गई है, तो आप सभी लोगों को अभाज्य गुणनखंड भी पता है कैसे किया जाता है। तो आप यहाँ पर 96 का अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो आप 2 से ले जाएंगे, क्योंकि अंतिम में 6 है तो 2 से कट ही जाएगा। तो 2 चौके 8, 2 8 16, यानी यहाँ 48 आएगा। फिर आप 2 से ले जाएंगे तो 2 से ले जाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। फिर आप यहाँ 2 से ले जाएंगे तो यहाँ 12 हो जाएगा। फिर 2 से ले जाएंगे तो 2 छके 12, फिर 2 से ले जाइए 2 तिया 6, और फिर यहाँ 3 से ले जाइएगा 3 एकम 3। तो इस तरह से हमने ये देखा कि यहाँ 2 कितनी बार आया है, 2 यहाँ 5 बार आया है। तो हम लिख सकते हैं 2 के पावर 5 इंटू 3 कितनी बार आया है, 1 बार आया है, तो 3 के पावर 1। तो जिस ऑप्शन में ये 2 के पावर 5 और 3 के पावर 1 या 3 होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो आपके इसमें सारे ऑप्शंस में सी नंबर बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम चलेंगे अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं कि वो क्या है। चौथा नंबर क्वेश्चन ये है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। जब आप इसे अभाज्य गुणनखंड पता करिएगा तब पता चल जाएगा कि उसमें कौन कौन अभाज्य संख्याएं आ रही हैं। तो 5005 का आप अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। तो 5 से अंतिम में 5 है तो आराम से ये संख्या 5 से ले जाएंगे आप। तो 5 से ले जाएंगे 5 एकम 5, 5 एकम 5। फिर आप सारे बच्चे 7 से ले जाइएगा। तो 1001 में 7 से भाग दीजिए। 7 एकम 7 होता है 3 0, 7 चौक 28 होता है। फिर यहाँ 2 हो गया, ऊपर से उतर गया 1, फिर 70 के 21, यानी कि अगर आप 7 से ले जाते हैं तो 143 यहाँ भागफल आएगा। ठीक है, फिर आप 11 से ले जाइए तो 143 में 11 से भागा देंगे तो 11 एकम 11 होता है, और 11 तिया 33, यानी कि 11 से आप कटाएंगे तो भागफल में 13 आ जाएगा। फिर आप 13 से ले जाइए, 13 एकम 13। तो ये जो संख्याएं आपको प्राप्त हुई है ये अभाज्य संख्या है। 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। तो कुल कितनी अभाज्य संख्याएं आई है, 1 2 3 4। इसलिए सारे बच्चे जो 4 होनी चाहिए वो हमारा राइट आंसर होनी चाहिए। तो यहां पर 4 बी वाले ऑप्शन में है, इसलिए हम बी नंबर को सही करेंगे। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। यहां हमको परिमेय संख्या बताई जानी है। तो परिमेय संख्या कैसे बताएंगे, तो मैं सारे बच्चों को एक बात बताना चाहूंगा कि देखिए, एक परिमेय संख्या होता है और एक अपरिमेय संख्या होती है, और परिमेय अपरिमेय के बीच में अगर प्लस का चिन्ह रहता है सारे बच्चे, तो उसका जो रिजल्ट आता है अपरिमेय संख्या आती है। यानी जब भी कोई आपसे पूछे कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो जोड़ होता है वो कैसी संख्या होती है, तो आप सारे बच्चों को बताना है कि वो अपरिमेय संख्या होती है। मैं फिर से पूछता हूं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कैसी संख्या होती है, तो आपको बताना क्या है, अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन मैं यहां पर आप सारे बच्चों से ये कह दूं कि एक कोई परिमेय है, ठीक है, और एक अपरिमेय है, और इनके बीच में अगर घटाव का चिन्ह है तो भी आप लोगों को बताना है कि उसका जो रिजल्ट होता है अपरिमेय संख्या ही होती है। यानी परिमेय और अपरिमेय के बीच में चाहे जोड़ का चिन्ह हो, चाहे घटाव का चिन्ह हो, चाहे गुणा का चिन्ह हो, चाहे भागा का चिन्ह हो, सबके सब सारे बच्चे अपरिमेय संख्या ही कहलाती है। तो यहां पर देखें 2 माइनस √3 है, तो 2 तो परिमेय संख्या है, लेकिन √3 अपरिमेय संख्या है। लेकिन एक परिमेय और अपरिमेय के बीच में घटाव का जो चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए ये पूरी संख्या को सारे बच्चे हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। कैसी संख्या कहेंगे, अपरिमेय। तो आपको समझाना यह है कि एक परिमेय और दूसरा अपरिमेय संख्याओं का जो अंतर होता है वह अपरिमेय संख्या होती है। √5 है, यह भी रूट से बाहर नहीं आ पाएगा,
इसलिए आप इसे अपरिमेय ही कहेंगे। ठीक है, तो रूट 5 भी कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। और यहां पर देखिए 2 रूट 3 बटा में रूट 3 है, तो आप रूट 3 से रूट 3 कैंसिल कर दीजिएगा, तो यहां आंसर आपका 2 आएगा। तो कोई यहां रूट में संख्याएं नहीं दिख रही है, इसलिए सारे बच्चे हम इसे परिमेय संख्या कहेंगे। तो 2 रूट 3 बटा में रूट 3 है, तो रूट 3 से रूट 3 क्या हो जाना चाहिए? कैंसिल हो जाएगा, तो आपका यहां 2 आएगा। तो 2 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। और यहां रूट 6 है, ये भी रूट 6 रूट से बाहर नहीं आएगा, इसलिए आप इसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो आपने क्या देखा इन चारों ऑप्शंस में कौन हमारा परिमेय संख्या हो रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होना चाहिए। तो इसमें परिमेय संख्या पर हमको टिक लगानी थी, इसलिए सारे बच्चे इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो सी नंबर होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होना चाहिए वो सी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए ये भी आपके पास जानकारी होनी चाहिए। अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 6 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि संख्या 0.32 को p बाई क्यू के रूप में लिखिए, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0 के लिखा जा सकता है। तो पहली बात मैं आप लोगों को बता दूं कि 0.32 लिखा है और 2 के ऊपर जो इस प्रकार का जो चिन्ह होता है इसे बार पढ़ा जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि 0.3 और 2 के ऊपर जो बार का जो चिन्ह दिख रहा है इसका मतलब है कि 2 बार बार आएगा। 2 क्या हो जाएगा? बार बार आएगा। और इस प्रकार के दशमलव प्रसार को सारे बच्चे हम बोलते हैं अशांत। क्या बोलते हैं? अशांत। क्योंकि ये चलता जा रहा है और एक अंक बार बार रिपीट कर रहा है, तो हम इसे आवर्ती कहते हैं। क्या कहते हैं? अशांत आवर्ती। अशांत क्यों कह दिया जाता है? क्योंकि ये बढ़ता ही जाएगा, इसलिए अशांत हो गया। आवर्ती क्यों कह दिया जाता है? क्योंकि अंक यहाँ बार बार रिपीट करेगा, एक ही अंक बार बार आएगा, इसलिए यहाँ आवर्ती भी शब्द यूज की जाती है। तो ये अशांत आवर्ती है, तो इसको p बाई क्यू के रूप में लिखना है तो आप दशमलव उड़ा के नहीं बना सकते। इसका प्रोसेस कुछ दूसरा होता है। इसका प्रोसेस क्या होता है? सारे बच्चे पूरी संख्या को आप यहाँ लिख दीजिए, 32 लिख दीजिए। ठीक है, और 32 में से जिस अंक के ऊपर बार है उसको छोड़ के बाकी संख्या को घटा दीजिए। तो 2 के ऊपर बार है, 3 के ऊपर बार का चिन्ह नहीं है, तो आप 3 को यहां घटा दीजिए। और बटा में सारे बच्चे यहां पर ये ध्यान देना है कि यहां दशमलव के इधर 2 अंक है ना, 1 3 पे 2 अंक है, इसलिए सारे बच्चे यहां 10 के पावर 2 होना चाहिए। फिर घटाना है और 2 को जो जिस पर बार है उसको हटा दीजिए, एक बचेगा 3, एक ही अंक बचेगा, तो यहां 10 के पावर आपको 1 करके दिखा देना है। तो 32 में से 3 घट जाएगा तो यहां 29 हो जाएगा और 10 के पावर 2 का मान 100 हो गया और 10 के पावर 1 का मान 10 हो गया। इस तरह से इसका जो राइट आंसर होना चाहिए 29/90 होना चाहिए। तो जिस ऑप्शन में 29/90 होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो यहां पर हमारा राइट आंसर बी पर जाता है। एक बार मैं फिर से यहां रिपीट कर देता हूं कि जो पूरी संख्या है आप उसे 32 को आप लिख दीजिए, जिसके ऊपर बार का चिन्ह है उसको छोड़कर बाकी को घटा दीजिए, यानी 3 को आप घटा दीजिए। ठीक है, और दशमलव के इधर 2 अंक है इसलिए 10 के पावर 2 लिखना है। दशमलव के इधर 3 अंक रहेंगे तो 10 के पावर 3 लिखना है। दशमलव के इधर 4 अंक रहेंगे तो 10 के पावर 4 लिखना है। ठीक है, और यहां पर इस बार जिस अंक के ऊपर बार है उसको हटा दीजिए तो मात्र दशमलव के इधर 1 अंक ही बचेगा, इसलिए यहां 10 के पावर 1 होनी चाहिए। तो यहां 32 में से 3 घटाएंगे 29 आएगा और 10 के पावर 2 का मान 100 होता है और 10 के पावर 1 का मान 10 होता है, तो यहां हो जाएगा 29/90। तो इस तरह से हमारा 6 का जो राइट आंसर होगा वो बी नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है वो भी देख लेते हैं। 7 कहता है 3.27 और 27 के ऊपर जो इस प्रकार का जो चिन्ह दिख रहा है इसे हम बार पढ़ते हैं, ये कैसी संख्या है? तो जरा ध्यान से सुनिएगा। 3.27 लिखा है, 27 के ऊपर ऐसे बार का जो चिन्ह लगा हुआ है,
इसका मतलब मैंने सारे बच्चों को समझाया कि 3.27 के ऊपर जो इस प्रकार की चिन्ह लगी हुई है, दोनों अंकों के ऊपर जो इस प्रकार की चिन्ह लगी हुई है, इसका मतलब होता है कि दूसाप बार बार आएगा, दूसाप बार बार यहां रिपीट करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार की जो दशमलव प्रसार होता है इसे हम अशांत बोलते हैं। अशांत क्यों बोलते हैं? अशांत इसलिए बोलते हैं कि ये बढ़ता ही जाएगा, ये कभी समाप्त नहीं होगा। और यहां पर 27 बार बार रिपीट कर रहा, इसके लिए एक शब्द लगाया जाता है आवर्ती। तो ये जो दशमलव प्रसार है अशांत आवर्ती है। और अशांत आवर्ती सारे बच्चे किसका होता है? परिमेय संख्या का होता है। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार दो तरह से होता है सारे बच्चे, एक होता है शांत, क्या होता है? शांत, और एक होता है अशांत आवर्ती। तो परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वो दो प्रकार के होता है, एक शांत होता है और एक अशांत आवर्ती होता है। इसलिए आप सभी को याद रखना है कि जो अशांत जो आवर्ती ये दिख रहा है ये हमारा परिमेय संख्या होगा। बाकी इसमें कोई भी आपका सही ऑप्शन बी को छोड़कर बाकी ए सी डी ये बिल्कुल ही गलत आंसर है आपके। तो आपका राइट आंसर बी वाला होना चाहिए, यानी एक परिमेय संख्या। तो याद रखेंगे परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत और अशांत आवर्ती होता है, और इस प्रकार के दशमलव प्रसार को अशांत आवर्ती कहेंगे। और यहां पर शांत में सिर्फ लिख दिया जाए 2.5, तो यहाँ डॉट 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 का चिन्ह नहीं है, तो हम यहाँ बोल देंगे ये शांत हो जाएगा। तो इस बात को सारे बच्चे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है वो भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? यहां शांत पूछी जा रही है, तो शांत और अशांत आवर्ती ये दोनों परिमेय संख्याओं का होता है। तो हमको चेक करना है कि किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो सारे बच्चे देख लेते हैं। तो यहां दिया है 7/40, तो 7 में जो 40 दिया हुआ है, तो आप एक काम करिए 40 का अभाज्य गुणनखंड निकाल दीजिए। तो 2 से ले जाइएगा तो यहाँ 20 हो जाएगा, फिर 2 से ले जाइएगा तो 10 हो जाएगा, फिर 2 से ले जाइएगा तो 5, फिर 5 एकम 5 हो जाएगा। तो 2 कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है। तो आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं 7 में 2 के पावर 3 इंटू 5 कितनी बार आया है? 1 बार में आया है, तो 5 यहाँ 5 का पावर 1। तो एक बात यहां नोटिस करिएगा सारे बच्चे कि अगर 2 और 5 के घात में आएगा, ठीक है, नीचे वाला p/q में जो q होना चाहिए 2 और 5 के घात में आ जाएगा, तो सारे बच्चों को बताना है कि यह शांत होता है। क्या होता है? शांत। इस शांत बताने का यही तरीका होता है, नहीं तो आप भाग देकर चेक कर सकते हैं। तो सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि अगर आप नीचे वाला का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा और कोई दूसरी संख्या नहीं आ रही है, तो आप लोगों को बताना है कि वो शांत होगी। लेकिन अगर 2 और 5 के अलावा कोई दूसरी संख्या की एंट्री हो जाती है, तो आपको समझ जाना है कि वो शांत नहीं है, वो अशांत आवर्ती हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहां पर बी वाला ऑप्शन को देखें, तो बी वाला ऑप्शन में 5/21 लिखा हुआ है। तो आप यहां देखेंगे 5/21 का करेंगे तो 3 × 7 हो जाएगा। तो सीधी सी बात है कि यहाँ 3 7 की बात हो रही है, इसलिए शांत नहीं हो सकता, ये शांत नहीं हो सकता। तो शांत नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा? अशांत होगा। तो हमको तो शांत पहचानना है, तो शांत तो हमारा ए वाले ऑप्शन में ही मिल जा रहा है। बाकी आप सी और डी की बात करिएगा सारे बच्चे, तो इसमें बी सी डी में कोई आपका शांत नहीं होने वाला है। शांत वही होता है जो p/q में जो q का अभाज्य गुणनखंड करिएगा, अगर 2 और 5 के घात में आएगा तो ही वो शांत होता है। इस बात को सारे बच्चे याद रखिएगा। आप 196 का भी करके देख लीजिएगा, 2 और 5 के अलावा कोई दूसरी संख्या आ जाएगी तो आप उसे शांत नहीं कहिएगा, अशांत कहिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका कंप्लीट होता है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ।
तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। यहां हमें अशांत की बात की जा रही है कि किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो यहां पर आप देखिए 5 बटा में क्या लिखा है 8। तो आप सारे बच्चे 5 बटा में 8 है तो आप 2 दूना के 4, 4 दूना के 8। तो आप इसे 5 बटा में 2 के घात 3 लिख सकते हैं। तो जब ये 2 के घात में आ जाएगा तो आप इसे क्या पढ़िएगा, आप इसे शांत पढ़िएगा, ठीक है। उसी तरह से बी वाले ऑप्शन में कितना लिखा हुआ है 6 बटा में 15 लिखा है। तो 3 दूना के 6 और 3 पांचे 15। तो यहाँ 2 बटा में 5 आ जाएगा। तो ये 5 के घात में आ रहा है, इसीलिए आप इसे भी क्या कहेंगे, शांत ही कहेंगे, ठीक है। तो ए भी शांत है, बी भी शांत है। अब हम सी की बात करते हैं। सी कितना है 19 बटा में 512, ठीक है। तो जब आप 512 का अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो 2 के घात में 9 आएगा। तो सारे बच्चे इसे भी आप कहिएगा, शांत ही कहिएगा, ठीक है। तो हमारा सीधा सा आंसर होता है, ना ही ए होगा, ना ही बी, ना ही सी। तो राइट आंसर डी होगा। डी होने का रीजन क्या है सारे बच्चे, वो मैं आपको बता देता हूं। डी इसलिए होना चाहिए क्योंकि आप डी को देखिए 31 बटा में 343 है। तो आप जब इसको करिएगा तो ये 7 गुणे 7 गुणे 7 आएगा। तो आप यहां जब चेक करेंगे तो 7 के घात 3 आएगा। तो मैंने आपसे क्या बोला था कि अगर नीचे 2 और 5 के घात में आएगा तो ही शांत होता है। तो सीधी सी बात है कि ये शांत नहीं, आप इसे क्या कहेंगे, अशांत कहेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होनी चाहिए डी नंबर होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारा 9 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होना चाहिए वो डी नंबर होना चाहिए। अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा 10 नंबर क्या कहता है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हैं, 2 परिमेय संख्याएं हैं, और उसके बीच में अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। एक बात मुझे सारे बच्चों से कहना है, एक भी परिमेय संख्या है और यहाँ 2 भी परिमेय संख्या है। तो इसके बीच में मैं कह दूं सारे बच्चे कि 1 और 2 ये 2 परिमेय संख्या हो गया। तो इन दोनों के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं आप बता सकते हैं। तो आप सारे बच्चे अनगिनत परिमेय संख्याएं बता सकते हैं। कैसे, जैसे 1 और 2 के बीच में बहुत सारी संख्याएं आपको बतानी होगी। तो आप कह सकते हैं कि 1.1 ये भी आपकी परिमेय संख्या है, 1.2 ये भी आपकी परिमेय संख्या है, 1.3 ये भी आपकी परिमेय संख्या है, 1.4 ये भी आपकी परिमेय संख्या है, 1.5 ये भी आपकी परिमेय संख्या है, 1.55 ये भी आपकी परिमेय संख्या है, 1.56 ये भी आपकी परिमेय संख्या है। तो कहने का मतलब आप 1 और 2 ही मात्र 2 परिमेय संख्याएं हैं। इनके बीच में हम जितनी भी परिमेय संख्या आपको निकालने के लिए दें तो आप सारे बच्चे निकाल के हमको बता सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या यानी अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर डी नंबर होना चाहिए। तो इसमें किसी प्रकार की अगर डाउट होगी तो आप हमें कमेंट में लिखेंगे कि आपको क्या डाउट हो रही है, ठीक है। अब हम चलेंगे अपने 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 11 नंबर क्वेश्चन सारे बच्चे देख लेते हैं क्या है। तो 11 नंबर कहता है कि यदि भाग एल्गोरिथ्म a बराबर bq प्लस r में a बराबर 72 हो, b बराबर 9 हो तो r का मान क्या होगा, ठीक है। तो एक बात बता देते हैं सारे बच्चे, a में अगर आप b से भाग देते हैं तो भागफल आपको q आता है और शेषफल आपको r आता है। यहाँ पर इसी प्रोसेस को थोड़ा सा समझना है कि यहाँ पर अगर इस तरह से पैटर्न लिखा रहेगा तो आपसे पूछा जाएगा कि इसमें भाज्य कौन है। तो आप सारे बच्चे a को बोलेंगे भाज्य, क्या बोलेंगे, भाज्य। और q जो हो जाएगा वो सारे बच्चे आपका भागफल कहलाएगा, क्या कहलाएगा, भागफल। और नीचे वाला क्या कहलाता है, शेषफल। और जिससे भाग देते हैं वो आपका होता है भाजक, ठीक है।
तो आप मुझे एक फॉर्मूला, आप सारे बच्चों को याद होगा कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो उसी सूत्र का यहाँ पर इस्तेमाल की गई है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखें कि a का मान 72 है, तो जी हाँ हम 72 रख देते हैं, और ये a है हमारा, और b का मान कितना है 9 है, तो यहाँ b के जगह पर सारे बच्चे 9 हो गया। तो 9 के पहाड़ा में 72 कितनी बार में आ रहा है, 8 बार में आ रहा है। तो आप सारे बच्चे मुझे बताइए कि शेषफल कितना आना चाहिए, तो शेषफल हमारा 0 आएगा, और वही हमसे पूछा गया कि r का मान क्या होगा, तो हमारा जो r हो जाएगा सारे बच्चे वो हो जाएगा 0। ठीक है, तो 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर डी नंबर होना चाहिए, यानी कि 0 होनी चाहिए। तो इस बात को सारे बच्चे याद रखें कि कौन भाज्य होता है, कौन भागफल होता है, कौन भाजक होता है और कौन शेषफल होता है। तो यहाँ 9 से 72 में भाग देते हैं तो 9 8 72 होता है। तो जो शेषफल आपका आता है यहाँ कुछ नहीं बचता है, और हमसे शेषफल ही पूछा गया है, आर ही पूछा गया है, इसलिए हमारा जो राइट आंसर होना चाहिए वो डी नंबर होना चाहिए। ठीक है, अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य है। ठीक है, तो सह अभाज्य युग्म वो होता है सारे बच्चे जिनका जो मस होता है, मस जो होता है वो 1 होना चाहिए, यानी कि HCF जो होना चाहिए 1 होना चाहिए। ठीक है, तो वो संख्या को हम कह सकते हैं कि वह जो युग्म होगा सअभाज्य संख्या होगी, यानी 1 के अलावा और कोई दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ 15,20 है, तो सारे बच्चे 15 और 20 है, तो 15 5 से कट जाएगा, बचती आई 15, जैसे दिया है 15,20, तो ये दोनों 5 से आपका कट जाएगा, यानी इन दोनों का जब आप मौसम निकालिएगा सारे बच्चे तो मौसम 1 नहीं आएगा, मौसम इसका 5 आएगा। रीजन क्या है, ये 5 से कट जाएगा, बचती आई 15 पंचों के 20, यानी 5 से ये दोनों अंक विभाजित हो रही है, तो इसका जो मौसम हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये मेरा आंसर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमको HCF 1 होना चाहिए। ठीक है, सह अभाज्य युग्म वही होता है जिनका HCF कितना होता है, 1 होता है। तो हम बी नंबर की बात करते हैं 9,16, तो आप इसे 1 के अलावा और कोई दूसरी संख्या से आप इसे कटा नहीं सकते हैं, इसलिए सारे, या आप इसका मौसम निकाल के सारे बच्चे चेक कर सकते हैं, इसका मौसम 1 आएगा, इसलिए हमारा जो राइट आंसर होना चाहिए वो बी नंबर होना चाहिए। ठीक है, सी नंबर वाले ऑप्शन में क्या दिया है, 13,52 दिया हुआ है, तो आपको पता होगा कि 13 और 52 का जब आप HCF निकालते हैं तो यहाँ 13 आएगा, क्योंकि 13 एक कम 13 हो जाएगा, 13 चौके 52, तो यहाँ पर 1 के अलावा और कोई संख्या से नहीं कटनी चाहिए, जबकि ये 13 से दोनों अंक विभाजित हो रहा है, तो हमारा सी नंबर भी आंसर नहीं होनी चाहिए, तो हमारा सी वाला भी गलत आंसर होगा। अब डी वाले ऑप्शन में क्या है सारे बच्चे, तो डी वाले ऑप्शन में है, डी वाले में है 21,84, तो ये भी आप देखिए 21 से सीधे कट जाएगा, या 7 से भी कट रहा है, तो ये 1 के अलावा और कोई संख्या से नहीं कटनी चाहिए, इसलिए हमारा डी नंबर भी सही आंसर नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, बी। तो जब भी कोई पूछे कि सह अभाज्य युग्म कैसे पता की जाती है, तो सारे बच्चों को बताना है कि सह अभाज्य युग्म वही होता है जिनका जो HCF करने पर 1 आता है। HCF करने पर कितना आता है सारे बच्चे, 1 आना चाहिए, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक, यानी मौसम जो होना चाहिए वो 1 होनी चाहिए, वही हमारी सह अभाज्य युग्म कहलाती है। ठीक है ना, तो चलते हैं अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन क्या करता है उसको भी देख लेते हैं। तो 13 नंबर हमारा क्वेश्चन ये है कि A और B सह अभाज्य कहलाते हैं यदि मस AB का बराबर हो। तो मैं थोड़ी देर पहले अभी पिछले ही क्वेश्चन में बताया कि अगर A और B सह अभाज्य युग्म है तो A और B का जो मस निकालिएगा सारे बच्चे, HCF निकालिएगा तो कितना आना चाहिए, 1 आनी चाहिए, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर बी नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो 13 का राइट आंसर बी होना चाहिए, यानी कि 1 होना चाहिए। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि 2 लगातार सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होता है। तो यहाँ 2 है और यहाँ एक
पढ़िए लगातार बोला है और यहाँ बोला है सम। तो आप पहले दो लगातार सम संख्या को चुन लीजिए और उसका महत्तम समापवर्तक यानी कि आप मौसम निकालिए। अब आप चेक कर सकते हैं कि वो कितना आएगा। तो जैसे मैं एक सम संख्या ले लेता हूं 2 और 2 के बाद अगली सम संख्या ले लेता हूं 4, ठीक है। तो आप मुझे बताएं कि 2 4 का जब आप मौसम निकालेंगे सारे बच्चे 2 दूना के 4, तो आप यहाँ चेक करिए कि आपका जो मौसा होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। इस प्रकार इस प्रश्न का राइट आंसर सी नंबर होना चाहिए कि 2 लगातार सम संख्याओं का जो महत्तम समापवर्तक होना चाहिए वो 2 होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से सारे बच्चे आपने देखा। वैसे सम संख्या के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि सम संख्या वैसी संख्या है जो 2 से पूरी पूरी क्या होती है, विभाजित होती है, ठीक है। विषम संख्या क्या होती है, वैसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है। पूर्णांक संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या 0 से आगे भी बढ़ता है, 0 से पीछे भी जाता है। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, प्रकृत संख्या 1 से स्टार्ट हम लोग उसको करते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज को सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है यानी सत्य है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या कहता है कि 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा, इस शब्द पर थोड़ा सा सारे बच्चों को ध्यान देनी चाहिए। 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। यहाँ गुणनफल की बात की जा रही है, यहाँ अपरिमेय की बात की जा रही है, ठीक है। तो दोनों अपरिमेय होना चाहिए। दोनों कैसी संख्या होना चाहिए सारे बच्चे, अपरिमेय संख्या होना चाहिए। जैसे मान लीजिए रूट में 3 हो गया, ये अपरिमेय संख्या है, और एक और रूट में 3 ले लेते हैं, ये भी अपरिमेय संख्या हो गया। तो दोनों अपरिमेय संख्या हो गया और यहाँ गुणनफल की बात कर रहा है तो हम बीच में गुणा का चिन्ह देंगे। तो यहाँ √3 में √3 से गुणा होगा 9 और 9 का वर्गमूल सारे बच्चे 3। तो ये कैसी संख्या हो जाएगी, परिमेय। जबकि ये पूछ रहा है कि हमेशा अपरिमेय होता है, जबकि ये बिल्कुल क्या है, गलत है। परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है, इसलिए यहाँ पर जो हमेशा शब्द लगा दिया है कि हमेशा अपरिमेय होता है, जबकि ऐसा नहीं है, परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। इसलिए इस प्रश्न का जो ए नंबर ऑप्शन है ये बिल्कुल गलत है। दूसरा क्या कहता है कि एक परिमेय है और एक अपरिमेय है और इनका जो गुणनफल होता है वो हमेशा अपरिमेय होता है। तो मैंने आज ही बताया सारे बच्चे, एक परिमेय और दूसरा अपरिमेय, और इनके बीच में जोड़ का चिन्ह हो, चाहे घटाव का चिन्ह हो, चाहे गुणा हो, चाहे भाग हो, सबका जो रिजल्ट होता है हमेशा अपरिमेय ही होता है। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर मुझे लगता है कि बनता है बी नंबर पे। कौन सा नंबर, बी नंबर सही आंसर होगा। सी नंबर क्या कहता है कि 2 अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं हो सकता। तो आप सीधा देख लीजिए, √3 अपरिमेय संख्या है और √2 भी अपरिमेय संख्या है और इसके बीच में जोड़ का चिन्ह है, और जब आपसे पूछा जाए कि ये कैसी संख्या है तो सीधी सी बात है कि ये भी अपरिमेय संख्या कहलाएगी। जबकि ये बोला है कि अपरिमेय नहीं हो सकता, इसलिए हम कह देंगे कि सी वाला ऑप्शन भी गलत है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने ऑप्शन डी पे। वो क्या कहना चाहता है कि एक पूर्णांक, तो एक पूर्णांक में मान लीजिए 5 है ना, 5 भी पूर्णांक है सारे बच्चे, और एक परिमेय संख्या मान लीजिए 6 है, 6 भी तो परिमेय संख्या है। तो कहता है उसका जोड़, तो जोड़ दीजिए भाई, 5 और 6 को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। कभी पूर्णांक नहीं हो सकता। मैं सारे बच्चों से पूछूं कि क्या 11 पूर्णांक संख्या नहीं है, तो आप कहेंगे बिल्कुल है, ये तो गलती बोल रहे हैं, नहीं हो सकता। यानी कि डी नंबर भी हमारा बिल्कुल गलत आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा इस 15 नंबर का जो करेक्ट आंसर बनता है वो बी वाला बनता है, ठीक है। इस सारे बच्चे थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न पर, इस प्रकार के प्रश्नों पर। अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 16 नंबर क्या कहता है कि संख्या 23.43 को p/q के रूप में लिखना है, ठीक है ना। किस रूप में लिखना है, p/q के रूप में लिखना है। तो यहाँ 4 3 के ऊपर बार का चिन्ह लगा हुआ है। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी पीछे क्वेश्चंस में बताया था
कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 23.43 के ऊपर बार है तो 4343 बार बार आप लिख सकते हैं। और इस प्रकार के जो दशमलव प्रसार होती है उसे हम अशांत बोला जाता है। क्या बोलते हैं हम लोग? अशांत, क्योंकि ये चलती जाएगी, ठीक है ना सारे बच्चे। और इसमें अंक बार बार रिपीट करता है, इस वजह से हम इसे आवर्ती शब्द लगाएंगे। तो इस प्रकार का जो दशमलव प्रसार होता है वह अशांत आवर्ती कहलाता है, ठीक है। तो अशांत आवर्ती किसका होता है? परिमेय संख्या का ही होता है। लेकिन हमको इसे p/q के रूप में बदलना है। तो इस प्रकार को अगर p/q के रूप में बदलना है तो बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक मैं आपको सारे बच्चे बता रहा हूं। पूरी अंक सारे बच्चे आप लिख दीजिए, 2343 आप लिख दीजिए, ठीक है। 2343 आप लिख दीजिए। मेरी बात थोड़ी समझिएगा मैं कैसे बता रहा हूं। उसके बाद जिस अंक के ऊपर बार है उसको छोड़ दीजिए। तो 4 3 को छोड़ दीजिए तो बचेगा कितना? 23। तो इसमें 23 सारे बच्चे घटा दीजिए। कोई दिक्कत रहा? कोई दिक्कत नहीं रहा, ठीक है। अब यहां बटा में करना क्या है, इधर दशमलव के इधर 2 अंक है, दोनों के ऊपर बार है। 2 दशमलव के इस साइड में, दाएं साइड में 2 अंक है, दोनों संख्याओं के ऊपर बार है। तो आप यहां दोनों के ऊपर बार है तो 2 ठो 9 आराम से दे दीजिएगा। दशमलव में इधर 3 अंक दिया रहेगा, तीनों संख्याओं के ऊपर बार का चिन्ह रहेगा तो यहां 3 9 दे दीजिएगा। दशमलव के इधर 4 अंक दिया रहेगा, चारों के ऊपर बार का चिन्ह रहेगा तो यहां नीचे 4 9 दे दीजिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं 2343 में 23 घटा देंगे तो 2320 आ जाएगा, ठीक है। और बटा में सारे बच्चे 99। तो ये वाला आंसर जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा सही आंसर होगा। 2320 बटा में 99। तो राइट आंसर बनता है ए नंबर। कौन सा नंबर? ए नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो भी देख लेते हैं। कहता है कि 2 संख्याएं हैं, ए है और एक है 18, लसा इसका 36 है और मौसा 2 है, तो ए का मान क्या होगा, ठीक है। तो ए आपकी पहली संख्या हो जाती है और 18 आपकी दूसरी संख्या हो जाती है और लसा बराबर 36 है और मौसा बराबर 2 है। तो ए यानी पहली संख्या क्या होगी? तो सारे बच्चे आपने पढ़ा होगा कि पहली संख्या बराबर होती है लसा गुणे मौसा, ठीक है। अब बटा में दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या कितनी है? 18 है। तो ए बराबर आपका हो जाएगा लसा गुणे मसा बटा में 18। 2 संख्याओं का गुणनफल लसा गुणे मसा होता है, सारे बच्चों को मैंने एक्सप्लेन भी किया है। तो लसा यहाँ 36 हो जाएगा और मसा हमारा 2 हो जाएगा और बटा में 18। और 18 के पहाड़ा में 36 कितनी बार में आ रहा है? 2 बार में आ रहा है। 18 दूना के 36, तो यहाँ 2 दूना का 4, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर 4 होनी चाहिए। तो आपका जो सी वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही है, ठीक है। तो 17 का जो राइट आंसर होना चाहिए वो सी होना चाहिए सारे बच्चे। तो अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। कोई क्वेश्चन डाउट करेगा तो आप जरूर कमेंट में सारे बच्चे लिख देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 की बात अब हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि निम्नलिखित में किस परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है। फिर हमसे शांत की बात की जा रही है। तो देखेंगे अगर शांत p/q में जो q है 2 और 5 के घात में आएगा तो शांत हम लिख देंगे। जैसे पहला ऑप्शन है 2 बटा में 15, तो यहाँ 2 बटा में 15 है सारे बच्चे, तो आप यहाँ 3 गुणे 5 लिख सकते हैं। 3 5 15, तो यहाँ 3 भी आ रहा है, जबकि मैंने बोला था कि 2 और 5 के अलावा अगर कोई दूसरी संख्या आ जाती है तो वो शांत नहीं, उसे हम अशांत कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? अशांत। तो बिल्कुल ही मेरा ए नंबर आंसर नहीं होनी चाहिए। अब दूसरा नंबर है 11 बटा में 160। 11 बटा में कितना है? 160। तो आप 160 का यहाँ अभाज्य गुणनखंड निकाल देंगे। 2 से 80 हो जाएगा, फिर 2 से 40 हो जाएगा, फिर यहाँ 2 से ले जाएंगे तो 20, फिर यहाँ 2 से ले जाएंगे तो 10, फिर आप 2 से ले जाएंगे तो सारे बच्चे 2 5 10, और फिर यहाँ 5 एकम 5। तो 2 कितनी बार में आ रहा है? 5 बार आ रहा है। तो आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं 11 बटा में 2 के पावर 5 इंटू 5 1 है तो 5 के पावर 1। तो 2 और 5 के घात में आ रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे? शांत। तो हमारा उत्तर मिल गया
बी नंबर सारे बच्चे हमारा राइट आंसर होगा। अब बाकी सी और डी बिल्कुल आप चेक कर सकते हैं कि 2 और 5 के घात में नहीं आएगा, इसलिए हम उसे शांत नहीं कहेंगे, उसे हम अशांत कह देंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर 18 का होना चाहिए, बी नंबर। ठीक है, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहते हैं, किसी पूर्णांक p के लिए विषम संख्याओं का रूप है। तो यहाँ कौन सी संख्या बोली है, विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहा जाता है, विषम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से पूरी नहीं कटती है। तो हम देखेंगे कि यहाँ p को पूर्णांक माना जाता है, तो यहाँ कौन मेरा विषम संख्या का रूप ले सकता है। तो पहला ऑप्शन में है 2p+1, 2p+1। तो अगर p के जगह पर हम 1 रखते हैं सारे बच्चे, तो 1 + 1, 2 1 = 2 +1 कितना हो जाएगा, 3। तो ये 3 कैसी संख्या है, विषम संख्या है। कैसी संख्या है, विषम। फिर अगर हम 2p+1 है सारे बच्चे, p के जगह पर 2 रखते हैं, p के जगह पर कितना रखते हैं, 2 रखते हैं, तो 2 दूना के 4, 4 1 5, 5 भी कैसी संख्या हो रही है, विषम ही हो रही है। ठीक है, फिर अगर हम 2p+1 पे चेक करते हैं, p के जगह पर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रखते हैं, मान लेते हैं p के जगह पर हम 3 रखते हैं सारे बच्चे, तो 2 3 6 1 7, तो 7 कैसी संख्या है, विषम। यानी हर बार विषम संख्या ही प्राप्त हो रही है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर कौन बनता है, ए नंबर बनता है। ठीक है, कौन सी संख्या, ए नंबर। आप बी को चेक करिए, 2p है, p के जगह पर 1 रखिएगा तो 2 1 = 2, क्या ये विषम संख्या है, नहीं है, इसलिए हमारा बी नंबर नहीं होना चाहिए। सी नंबर में ऑप्शन में p लिखा है और यहाँ p एक क्या है, पूर्णांक है। तो पूर्णांक में आप p के जगह पर 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। तो क्या इसमें सब विषम संख्याएं दिख रही है, कुछ सब भी संख्याएं हैं, विषम भी है, इसलिए सारे बच्चे सी भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं डी वाले ऑप्शन की। तो p+1 है, p के जगह पर 1 रखते हैं तो 1 1 कितना होता है, 2। यहाँ सम प्राप्त हो रहा है, इसलिए सारे बच्चे डी भी नहीं होना चाहिए। तो p एक पूर्णांक है, आप p के जगह पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुछ भी संख्याएं रख के चेक कर सकते हैं कि कौन विषम का ही रूप हो सकता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 2p+1 होना चाहिए। ठीक है ना, अब हम चलेंगे एक लास्ट प्रश्न की तरफ, अपने 20वें नंबर क्वेश्चन की तरफ सारे बच्चे। तो फिर हम लोग 20 क्वेश्चंस लगाने के बाद फिर हम लोग अगले वीडियो में 20 और क्वेश्चंस को देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर जो 20 नंबर सवाल क्या कहता है कि x के पावर n+1 का एक गुणक x+1 है, तो n निश्चित रूप से क्या हो सकता है, क्या n एक विषम पूर्णांक हो सकता है, या n एक सम पूर्णांक हो सकता है, कि एक ऋणात्मक पूर्णांक हो सकता है, कि एक धनात्मक पूर्णांक हो सकता है। तो विषम कहने का मतलब क्या होता है सारे बच्चे, 1 3 5 7 ये सारी संख्याएं विषम संख्याएं होती है। ठीक है, सम पूर्णांक का क्या मतलब होता है, 2 4 6 8 ये सम संख्या है। ठीक है, और ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब क्या होता है, -1 -2 -3 -4 ये ऋणात्मक हो जाएगा। धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 5 ये सारी संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, तो हमको कह रहा है कि इसमें कौन मेरा जो चारों ऑप्शंस में है कौन सही आंसर है। ठीक है, तो आइए चलते हैं सारे बच्चे। देखिए, अगर इसका एक गुणक x+1 है तो सीधी सी बात है कि x के पावर n+1 x+1 से पूरी क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो आप जरा n के जगह पर सारे बच्चे 1 मान के देखिए, क्या मान के देखिए, n बराबर 1 ले लीजिएगा। तो मैं कह रहा हूं सारे बच्चे, आप अगर n बराबर 1 लेते हैं तो यहाँ जो x के पावर n+1 लिखा हुआ है, तो आपका x के पावर n के जगह पर 1 + 1, तो सीधी सी बात है यहाँ x + 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा सारे बच्चे, x + 1। हमने n बराबर क्या ले लिया है, 1 ले लिया है। ठीक है, तो 1 ले लिया है तो 1 के जगह पर सारे बच्चे 1 रख दिया, तो x के पावर 1 + 1 यानी x + 1 हो जाएगा। तो आप सारे बच्चे हमको ये बता दीजिए कि x के पावर n+1 जो है, यहाँ पर हम n के जगह पर 1 रखते हैं तो x + 1 आ रहा है, और x + 1 पूरी तरह से क्या हो जाएगी,
विभाजित हो जाएगी। तो n एक लिए है, एक कैसी संख्या है सारे बच्चे, तो एक हम बताएंगे कि एक विषम संख्या है, एक सम संख्या में नहीं आती है, इसलिए सारे बच्चे सम वाला बिल्कुल नहीं होगा। ऋणात्मक भी पूर्णांक में -1 -2 भी आ जाएगा, तो ये सब नहीं होना चाहिए। धनात्मक पूर्णांक में 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, तो इसमें भी 2 आ रहा है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर बनता है सारे बच्चे, ए नंबर बनता है, एक विषम पूर्णांक। अगर आप n के जगह पर 3 भी रख के बनाएंगे तो x3 + 1 हो जाएगा, जो कि aq + bq से फॉर्मूला से जब आप उसे तोड़ेंगे तो भी वो x + 1 से विभाजित होगा। तो यहाँ सीधा इस प्रश्न का राइट आंसर जो बनता है वो विषम पूर्णांक की तरफ इशारा करता है, इसलिए 20 नंबर का जो राइट आंसर होनी चाहिए वो ए होनी चाहिए। ठीक है, आई होप कि सारे बच्चों को ये 20 प्रश्न जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो समझ में पूरी आई होगी। अगर कोई प्रश्न में आपको दिक्कत होगी, डाउट होगी, तो आप कमेंट में सारे बच्चे जरूर हमको लिख कर भेजेंगे। और आज के लिए ये वीडियो इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।